Students, in the last lecture, we had a discussion about demand, component of demand, and types of demand. Okay, now you can see on your screen, uh, we will make a discussion on determinants, and we can also say affecting factors of demand. There are such type of factors which is affecting the demand of an individual and also the demand of total aggregate, or we can say that uh, market demand also. Okay, those factors are related to the price and some other factors included in affecting factors of demand. तो हमने डिमांड के बारे में प्रीवियसली जो है कि अच्छे से स्टडी किया था। उसके जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट को हमने समझ लिया था। उसके बाद जो है कि हमने उनके टाइप्स भी हमने अच्छे से जान लिए थे। अब वो जो डिमांड है, जो इंडिविजुअल कोई पर्सन है या कोई जिस मार्केट में क्या हो रही है, डिमांड हो रही है किसी भी कमोडिटी की, तो उस डिमांड को कौन-कौन से फैक्टर जो है कि अफ़ेक्ट कर सकते हैं। किन-किन फैक्टर्स को जो है कि अफ़ेक्ट होने से जो है कि डिमांड में चेंजेज़ आ सकते हैं, इसकी स्टडी हम करेंगे अभी। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे जो है किस तरीके से इसको अ, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है प्राइस एंड द सेकंड वन इज अदर्स फैक्टर। प्राइस इन द सेंस वी कैन से कि कोई भी जो कमोडिटी है, जब उसके प्राइस में चेंज आएगा, मार्केट में कोई भी वस्तु है जब उसके प्राइस में चेंज आएगा तो उसकी डिमांड डेफिनेटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। उनके बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इफ द प्राइस विल राइज देन द डिमांड ऑफ कमोडिटी डिक्लाइन, और वाइस वर्सा इसमें वही हो जाएगा। प्राइस जो है कि डिक्लाइन कर रहा है तो फिर डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब यही कह रहा है कि प्राइस, वी ऑलवेज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। जब प्राइस में चेंज हो रहा होगा, ठीक है, किसी भी कमोडिटी के जब प्राइस में चेंज हो रहा होगा, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अदर फैक्टर्स में जो है कि कोई भी चेंज नहीं होगा इन द सेंस कि जो अदर फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम प्राइस की ही बात करते हैं। तो आपने रिलेशनशिप तो अच्छे से समझ लिया था। जैसे कि यहाँ पे एक शेड्यूल फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉलम प्राइस का है, सेकंड वन इज डिमांड। हाँ, तो प्राइस का किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होगा अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। एंड बी वाले सेक्शन में आप देख लो, वहाँ पे प्राइस अगर डिक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स डिमांड विल इंक्रीज। ओके, तो जब मैं प्राइस की बात करूँगा किसी कमोडिटी के लिए तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, वो एज सेम रहेंगे। केवल चेंज किस में आएगा, प्राइस में आएगा। ठीक, अब मूव करते हैं अदर फैक्टर्स की ओर। अब वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वी ऑलवेज अज्यूम दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट। जब मैं अदर फैक्टर्स की बात कर रहा होगा, जब मार्केट गया और मार्केट में जो है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है कि चेंज नहीं हुआ है। चेंज किस में आया है, अदर फैक्टर्स में आया है। तो जब मैं अदर फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि वहाँ पे प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे हो। द फर्स्ट वन इज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो रिलेटेड गुड्स हैं, अगर उसके प्राइस में चेंज आएगा तो ये मेरा किसमें इंक्लूड किया जाएगा, अदर फैक्टर्स में। यानी कि इसकी वजह से डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आएगा। जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में डेफिनेटली क्या आएगा, चेंज आएगा। अब वो ये सारी चीज़ें क्या है उसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसको इन शॉर्ट हम पीआर भी लिखते हैं। पीआर मतलब चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जब मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़ा रहा था तो वहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो हमने देखा था, तो डिमांड फॉर द इंडिविजुअल इज इक्वल टू भी क्या हो रहा था, फंक्शन ऑफ देयर आर मैनी सच कंपोनेंट्स। तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट थे जिसमें पीआर भी एक कंपोनेंट था। तो पीआर वहाँ पे क्या है, यही चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये क्या चीज़ होती है उसको हम डिटेल से समझ लेंगे। तो अदर फैक्टर्स में फर्स्ट आ गया ये। देन द सेकंड वन इज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कोई भी जो कंज्यूमर है वो मार्केट जाएगा, वही डिमांड करेगा। ठीक है, कंज्यूमर ही डिमांड करता है। अगर उसके इनकम में चेंज आएगा तो डिमांड में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। इन द सेंस अगर इनकम जो है कि बढ़ रही है तो वो ज़्यादा
जो है कि कमोडिटी को जो है कि परचेज कर सकता है, ज़्यादा की जो है कि डिमांड कर सकता है, और जो है कि इनकम घटेगी तो इसका जो है कि उल्टा अपोजिट हो जाएगा, तो डिमांड क्या करेगा, वो कम करेगा। तो ये अदर फैक्टर्स में इंक्लूड होगा चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और जिसको हम क्या करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो मैंने आपको अभी बताया था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के लिए, वहाँ पे सेकंड कंपोनेंट वाई भी आया था, तो आप यहाँ से जो है कि इसको कोरिलेट कर सकते हो। देन द थर्ड वन इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता जो है, जिसने कंजम्पशन करना है, जो डिमांड कर रहा है, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अगर टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज इन द सेंस हम ले सकते हैं कि मान लो जो है कि आपको जो है कि पहले जो है कि 1000 रुपीज़ तक की जो है कि शर्ट जो है खरीदते थे। अभी जो है कि मार्केट में नया ट्रेंड आया है, कुछ फैशनेबल चीज़ें आई हैं, तो आपने क्या किया है, उनकी ओर मूव किया है खुद की डिमांड को। तो आपने अपने टेस्ट और जो प्रेफरेंस है, वरीयता किस प्रकार से आप दे रहे हो, मार्केट में कैसी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है कि आप क्या कर रहे हो, अपने टेस्ट को, अपने प्रेफरेंस को चेंज कर रहे हो। जैसे जैसे ट्रेंड बदलता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि आप जो है कि अपना पहनावा, या जो आप जो है कि जिन कमोडिटी का कंजम्पशन करते थे, उनको ना करके मार्केट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, कंजम्पशन को चेंज करते जा रहे हो। तो ये आपका जो है कि चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाएगा किसी भी कंज्यूमर का, कंटिन्यूस वे में जो जो चेंज हो जाएंगे, और इन शॉर्ट इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर किसी भी कंज्यूमर को जो है कि कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, फ्यूचर की ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि किसी भी गुड्स का प्राइस क्या होगा, बदल जाएगा फ्यूचर में। गुड्स का प्राइस बदल जाएगा इन द सेंस, हम अगर हमें पता लग गया कि मान लो जो है कि पेट्रोल के दाम जो है कि फ्यूचर में क्या होने हैं, हमें पता लग गया कि भाई परसों से जो है कि पेट्रोल के दाम जो है कि 20 रुपया बढ़ जाएगा या 10 रुपया बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता लग गया फ्यूचर में जो है कि प्राइस में चेंज आना है। जो हमारे जो कमोडिटी है, जो गुड्स हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि उसके प्राइस में चेंज आना है, तो हम क्या करेंगे, आज उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कर लेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, आज डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं हुई है कि आज पेट्रोल का प्राइस चेंज हुआ है, इस वजह से हुई है कि क्योंकि फ्यूचर में ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्राइस होगा वो बहुत हाई होगा, तो इसलिए हमने आज डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और जनरली इसको ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये भी डिपेंड करेगा कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो है कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना है। पॉपुलेशन का साइज़ इन द सेंस, जितने ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन होगी, उतने ज़्यादा वहाँ के लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो उतनी डिमांड करेंगे तो उतने के लिए प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। प्रोडक्शन इन द सेंस मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे उनकी उतनी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी। तो डिमांड देखो आप किस तरीके से चेंज हो रही है। 5 लोग थे घर में, तो 5 लोगों के बराबर ही जो है कि चीज़ों की डिमांड की जाएगी। अब जो है कि अगर 10 लोग हैं, तो फिर जो है कि ज़्यादा डिमांड करनी पड़ेगी फिर चीज़ों की। तो ये साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब इन द सेंस, जो संगठन है, जो पॉपुलेशन है, उसका संगठन किस फॉर्म में हुआ है, कि जो टोटल जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया की बात करें तो हम देखेंगे कि बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे, जिस एज के, उन एज के लोगों के लिए वो लोग क्या करेंगे, उतनी ज़्यादा क्या करेंगे, चीज़ों की डिमांड करेंगे, और उन लोगों के लिए उतने जो है कि प्रोडक्शन किया जाना होगा। तो ये साइज एंड कंपोजिशन हो जाएगा, और इन शॉर्ट इसको P0 यानी कि पी ओ जो है कि इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम पॉपुलेशन के सेंस में। नेक्स्ट है चेंज इन सीजन्स एंड वेदर। अब जो है कि सीजन और जो वेदर होता है वो किस तरीके से डिमांड को अफेक्ट करता है। अभी जो है कि मान लो समर का टाइम है, तो गर्मियों में जो है आप जनरली जो है कि वुलन क्लॉथ तो नहीं पहनोगे। गर्मियों के कपड़े जो हैं वो क्या है, आप हाफ जो है कि शॉर्ट्स जो है आप पहन रहे हो, और टी शर्ट्स आप लोग पहन रहे हो। तो गर्मियों में जो है कि इन चीज़ों की डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लो सर्दियों का टाइम आएगा, तो आप गर्म कपड़े जो है कि ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे उन चीज़ों के लिए। अगर अभी बहुत तेज़ बारिश आ जाती है, तो आप जो है कि वेदर के अकॉर्डिंग वहाँ अम्ब्रेला को जो है कि उसकी डिमांड करने लग जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से हम अपनी डिमांड को चेंज कर रहे हैं, या किस तरीके से हमारी डिमांड जो है कि चेंज हो जा रही है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमने जो अर्निंग की है,
या जो टोटल जो ओवरऑल प्रोडक्शन जितना निकला है और उस प्रोडक्शन की जो वैल्यू है उसको मनी के फॉर्म में कितने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट हमने अप्लाई किए थे उनको वो इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो जितनी इनकम जो है कि फैक्टर जो है कि अर्न करेंगे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को जितना जो है कि इनकम मिला उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेंगे, वहाँ पे अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे। एक लेबर है और एक जो है कि एंटरप्रेन्योर है, तो उनकी अपनी अलग अलग जो है कि क्या होंगी, डिमांड होंगी। और वो डिमांड किस तरीके से राइज हुई है, उनमें जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। जिस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट की गई होगी, जितनी उनके पास इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेंगे, फर्दर डिमांड करेंगे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अदर फैक्टर्स में आप जनरली इतनी चीज़ें पढ़ोगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, अब इसका डिटेल वाइज स्टडी करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट अगर देखें, फर्स्ट है चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो अदर फैक्टर्स में पहला जो कंपोनेंट पढ़ रहे हैं हम कि चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। रिलेटेड का मतलब उससे संबंधित जो गुड्स होंगे। अब किससे संबंधित होंगे उसकी फर्दर स्टडी करेंगे। रिलेटेड गुड्स जनरली दो टाइप के होते हैं। द फर्स्ट वन इज सब्सटीट्यूट गुड्स एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या डिफरेंस होगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है आपका सब्सटीट्यूट गुड्स। इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स से हमारा मतलब है ये वो गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स, जो किसी दूसरे गुड्स के बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल अगर आपको दे दिया मैंने तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि सब्सटीट्यूट मतलब जिसका सब्सटीट्यूशन होगा, ये नहीं है तो उसके बदले में कुछ और ले आ दो। जैसे टी एंड कॉफ़ी, अगर जो है टी अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो। अगर कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो टी बना सकते हो। तो ये एक दूसरे के क्या है, सब्सटीट्यूट हैं। यानी कि चीज़ें वही हैं लेकिन वहाँ केवल सब्सटीट्यूशन हो रहा है टी और कॉफ़ी के बीच में। टी नहीं है तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं है तो टी। देन द सेकंड वन इज कोक एंड पेप्सी। आपको कहा गया है कि बेवरेजेस लेके आ जाओ और आप मार्केट गए शॉपकीपर के पास और आपने कहा कि मुझे एक कोक चाहिए था। और कोक जो है कि अगर शॉपकीपर के पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो है कि उसके बदले में पेप्सी ले आ सकते हो, फैंटा ले आ सकते हो, लिम्का ले आ सकते हो। तो चीज़ें वही हैं, ये केवल क्या है उसका सब्सटीट्यूशन है। आप मार्केट गए, आप जो है कि लाइफबॉय का साबुन खरीदना चाहते थे लेकिन शॉपकीपर के पास अवेलेबल नहीं था, तो उसने आपको ब्रीज दिखा दिया, डव दिखा दिया, आपको जो है कि डेटॉल दिखा दिया। तो वो उसके क्या हो जाएंगे, सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, सब्सटीट्यूट गुड्स। अब यही चीज़ हमें समझनी है कि किसी एक गुड्स के प्राइस में चेंज आएगा तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा उसकी डिमांड में कितनी चेंज आएगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि मैंने क्या कहा, किसी एक गुड्स के प्राइस में चेंज आने से, यानी कि टी के प्राइस में चेंज आने से किसी दूसरे गुड्स के डिमांड यानी कि कॉफ़ी की डिमांड में कितना चेंज आएगा, इससे हमें रिलेटेड जो है कि ग्राफ और इससे रिलेटेड ही स्टडी करनी है। अब जो मैंने शेड्यूल बनाया है, जनरली ये शेड्यूल तो आपको समझाने के लिए है, लेकिन जो एक्चुअल शेड्यूल होगा जो प्राइस और डिमांड का बनेगा वो नीचे जो है कि आपको लिखना है उसको। तो टी और कॉफ़ी का मैंने शेड्यूल बनाया है। फर्स्ट जो है कि कॉलम है उसमें रुपीज़, देन द सेकंड वन इज डिमांड। टी जो है उसके प्राइस गिवन है, जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो उसकी डिमांड जो है कि 100 यूनिट हो रही थी। ठीक, ये आप अभी देख पा रहे हो। और इसी टी वाले कॉलम में देखें हम, जब प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, 20 रुपीज़ टी का प्राइस हो गया है तो डिमांड क्या हो जा रही है, घट जा रही है टी की। कितना हो गया, 50 यूनिट्स हो गया। अब कॉफ़ी वाले कॉलम में चलते हैं। कॉफ़ी के प्राइस क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट इन द सेंस, मान लो जो है कि कॉफ़ी का प्राइस कितना था, 10 रुपीज़ था, सॉरी 20 रुपीज़ था, तो डिमांड कितने की जा रही थी, 50 यूनिट्स की। अगेन सेकंड जो है कि उसमें प्राइस कितना है, 20 रुपीज़ ही है कॉफ़ी का, और तो डिमांड कितनी हो जा रही है, 100 हो जा रही है। अब यहाँ एक चीज़ समझनी है हमें, कॉफ़ी का प्राइस सेम रहेगा, टी का सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा है, कॉफ़ी है। टी के जगह पे हम कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं इसमें कि जब टी के प्राइस में चेंज आ रहा होगा, मार्केट में तो टी का प्राइस भी वही होगा, 10 रुपये की जो है कि चाय मिल रही है और कॉफ़ी का प्राइस जो है कि 20 रुपये है भाई। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि टी के प्राइस राइज करने लग गए, तो हमें ये देखना है कि कॉफ़ी की डिमांड में कितना इफेक्ट आएगा। तो 10 रुपीज़ था तो 100 यूनिट्स हो जाएंगे, तो
₹20 था कॉफ़ी, तो 50 यूनिट्स कंजम्पशन हो रहा था। अब टी का प्राइस बढ़ गया है 20, तो डिमांड कितनी हो गई टी की? 50, यानी कि 50 जो अदर लोग हैं उन्होंने चाय पीना कम कर दिया है। क्यों? वो चाहते हैं कि यार चाय के प्राइस भी ₹20 हैं और कॉफ़ी के प्राइस भी ₹20 हैं। जब दोनों सेम है तो क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ें जो है कि हम ले लें। चाय की जगह पे हम कॉफ़ी पी सकते हैं। तो वो 50 लोग कहाँ शिफ्ट हो गए हैं? वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने अपना सब्स्टिट्यूशन कर लिया है वहाँ पे। तो कॉफ़ी के प्राइस क्या हो गए, कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई है? इंक्रीज़ हो गई है। किस वजह से इंक्रीज़ हुई है? इस वजह से नहीं कि कॉफ़ी के प्राइस में चेंज आया है। कॉफ़ी के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया है, वो कांस्टेंट है। इस वजह से क्योंकि कॉफ़ी का जो सब्स्टिट्यूट था टी, उसके प्राइस राइज़ किए हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो एक्चुअल जो शेड्यूल होगा, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस किसका? टी का, डिमांड किसकी? कॉफ़ी की। यानी कि टी के प्राइस में चेंज आने से कॉफ़ी की डिमांड में क्या चेंज आया होगा। जब टी का प्राइस 10 था तो कॉफ़ी की डिमांड कितनी थी? उस टाइम पे जो है कि 50 थी। जब उस टी का प्राइस जो है ₹20 हो गया था तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ने लग गई थी, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस कांस्टेंट था। तो टी के प्राइस इंक्रीज़ करने से कॉफ़ी की डिमांड में क्या देख रहे हो आप लोग? इंक्रीज़ हो गई है। अब दोनों के बीच में आप देख सकते हो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच जो है कि रिलेशनशिप कैसा बन रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ टी इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। टी का डिमांड नहीं, टी का डिमांड तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे डायग्राम जो है आप कैसे बनाओगे इसका? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड, डिमांड किसकी? यहाँ पे आ जाएगी कॉफ़ी की डिमांड, और प्राइस जो वाई एक्सिस पे है वो किसका प्राइस आ जाएगा? टी का प्राइस आ जाएगा। यानी कि टी के प्राइस में चेंज आने से कॉफ़ी के डिमांड में कितना चेंज आया है। तो इस तरीके से हम देखें डिमांड, यानी कि जब क्या था, टी का प्राइस ₹10 था, जैसे कि आप देख पा रहे हो प्राइस लाइन पे, टी का प्राइस 10 है तो कॉफ़ी की कितनी यूनिट जो है कि कंज्यूम की जा रही थी? 50 यूनिट। अब टी का प्राइस बढ़ गया है, टी का प्राइस हो गया है कितना? ₹20। तो कॉफ़ी की डिमांड कितनी हो रही है? 100 यूनिट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स, उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? स्लोप जो है कि बढ़ रहा है आगे की ओर। तो ये यहाँ इस तरीके से हम डी डी कर्व बन जाएगा किसका? सब्स्टिट्यूट गुड्स का। ओके, नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ गुड्स, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अनिवार्य, जो एक का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसके बदले जो है कि किसी दूसरे गुड्स का भी मुझे कंजम्पशन करना ही पड़ेगा। इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट्स। कहने का मतलब यही है कि इसका जो संबंध है क्या है, जब मैं किसी एक पर्टिकुलर वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, कोई एक वांट्स को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों गुड्स को साथ साथ मुझे उनका कंजम्पशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या करना है, आपकी कार है, तो आप जैसे कार चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार की डिमांड करनी पड़ेगी, या कार के साथ साथ जो है कि आपको पेट्रोल की भी डिमांड करनी पड़ेगी। अगर मैंने कार खरीदी है तो कार के लिए पेट्रोल भी चाहिए होगा। अगर मेरे घर में जो है कि मैंने मोबाइल फ़ोन रखा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी चार्जिंग के लिए। ठीक? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब जब मैं एक का यूज़ कर रहा हूँ तो दूसरे का कंजम्पशन करना मस्ट हो जाता है। कार के साथ पेट्रोल का, शूज़ के साथ सॉक्स का, पेन के साथ इंक का। अगर आप पेन का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ इंक चाहिए ही होगी। तो इस तरीके से ये जो गुड्स हो जाएंगे, मैं एक ही मेरी वांट्स थी, उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने इन ग्रुप ऑफ इनका कम्बिनेशन को जो है कि कंज्यूम किया है। अब हम अगर देखें, इनमें चेंज आएगा, किसी एक गुड्स में के प्राइस में चेंज आएगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसमें किस तरीके से चेंज आएगा उसकी डिमांड में। फर्स्ट, पेट्रोल और कार की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में मैंने पेट्रोल का प्राइस दिया है, सेकंड में जो है कि डिमांड ऑफ पी, डिमांड ऑफ पी यानी कि डिमांड ऑफ पेट्रोल, उसकी डिमांड कितनी होगी उस प्राइस पे। सेकंड जो कार की अगर बात करें तो प्राइस ऑफ कार दे रखा है एंड डिमांड ऑफ सी यानी कि डिमांड ऑफ कार, उस प्राइस पे कितनी कार की डिमांड की जा रही है। अब एक चीज़ देखते हैं पेट्रोल के केस में, जब पेट्रोल का प्राइस कितना है? ₹50 पर लीटर है, तो मैं कितनी डिमांड कर रहा हूँ पेट्रोल की? 5 लीटर की डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यदि पेट्रोल का प्राइस जो है कि इंक्रीज कर रहा है, ₹100 हो गया है, तो जैसे पेट्रोल का प्राइस राइज हुआ तो मैं डिमांड क्या करूंगा? पेट्रोल की कम करूंगा। मैंने 2 लीटर कर लिया है। अब सेम कार के उसमें आ जाते हैं, कार के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया है, कार का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, 8 लाख रुपीज़ मान लो। वो कार का प्राइस 8 लाख की था, तो मैं कितनी डिमांड कर रहा था? 2 कार की जो है कि मैं डिमांड कर रहा था।
अगेन उस कार की प्राइस 8 लाख ही है, तो उस कार की जो है कि केवल एक ही कार का मैं डिमांड कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि मैं मेरी डिमांड कम क्यों हो रही है कार के लिए। इस वजह से कम नहीं हो रही है क्योंकि कार के प्राइस चेंज हो रहे हैं, बल्कि इस वजह से कम हो रही है क्योंकि कार में जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री जो एलिमेंट हम यूज़ करते हैं पेट्रोल, उसके प्राइस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें जो है कि कार की ज़रूरत नहीं होगी महसूस। क्यों? क्योंकि क्या पता पेट्रोल के प्राइस इतने राइज़ करे कि मेरा जो है कि पूरा का पूरा खर्चा जो है कि उसी कार पे निकल जाए। तो इस वजह से पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कार की डिमांड को कम कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट जो शेड्यूल है, जो एक्चुअल जो शेड्यूल आप बनाओगे, प्राइस और डिमांड, प्राइस किसका, पेट्रोल के प्राइस की वजह से कार के डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। ठीक। तो रिलेशनशिप आप देख सकते हो दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जब पेट्रोल का प्राइस 50 रुपये पर लीटर था तो मैं 2 कार की डिमांड कर रहा था। जब पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज़ पर लीटर हो गया तो मैं 1 कार की डिमांड कर रहा हूँ। तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। इसके डायग्राम की अगर बात करें तो डायग्राम क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे वही क्वांटिटी ऑफ डिमांड किसकी, कार की, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ पेट्रोल। ठीक। अब जब यहाँ आप देख सकते हो पेट्रोल का जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपीज़। तो 50 वाले कॉलम में आ जाओ प्राइस लाइन के। जब पेट्रोल का प्राइस है 50 रुपीज़ तो कितनी कार की डिमांड की जा रही है, 2 कार की जो है कि डिमांड की जा रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। सेकंड है, जब पेट्रोल के प्राइस हो गए हैं 100 रुपीज़ तो ये जो है कि क्या हो रहा है, डिमांड को जो है कि हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो 100 रुपीज़ जब पेट्रोल का प्राइस है तो डिमांड कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो इन दोनों डॉट्स को मिला दो आप, तो ये हमारा डी कर्व बन जाएगा, किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। तो ये क्या हो रहा है, स्लोप डाउन, डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है कि हमारा क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है इसका। तो इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक। नेक्स्ट जो हम अदर फैक्टर्स थे, फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। नाउ द सेकंड वन इज चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। कोई भी कंज्यूमर है, उपभोक्ता कोई भी है जो कंजम्पशन कर रहा है, उसकी इनकम में अगर चेंज आएगा तो जो है कि डिमांड में किस तरीके से चेंज आएगा। ठीक। फर्स्ट है, अगर इसको क्लासिफाई करें, कंज्यूमर गुड्स जो है कि मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल गुड्स एंड द सेकंड वन इज इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, इनका डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नॉर्मल गुड्स क्या होंगे, इफ द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इट मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर गोज इंक्रीज, एज अ रिजल्ट डिमांड ऑफ गुड्स आर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, सच गुड्स आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। जनरल चीज आप समझो, हमारे लिए नॉर्मल गुड्स वो होंगे जो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग जिन पे हम अपना कंजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है। मान लो जो है कि अगर आपकी सैलरी अभी 20,000 है तो 20,000 के मुकाबले जो है आप क्या करोगे, उसी के लेवल की चीज़ों का कंजम्पशन करोगे, उतने ही बजट के अंदर की चीज़ों का कंजम्पशन करोगे। अब अचानक से मान लो आप जब 20,000 आपकी सैलरी थी तो आप 10 रुपये वाला लाइफ का साबुन का यूज़ करते थे। अब जो है अगर आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपीज़ हो जाएगी तो आपके लिए नॉर्मल गुड्स अब वो 10 रुपीज़ वाला डिटॉल ना होके 50 या 60 रुपीज़ वाला जो है कि डव साबुन हो जाएगा। या जो है कि जब 10,000 रुपये आपकी सैलरी थी तो आपने जो है कि 6-7 हज़ार का जो है कि कोई एंड्रॉइड फ़ोन रखा हुआ था। अब 1 लाख रुपीज़ हो गए तो आप जो है कि वन प्लस का फ़ोन 40,000 का फ़ोन रखने लग गए हो। तो ये अब आपके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स जो है कि इस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि जब इनकम चेंज हो रही है, इनकम इनकम में क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रही है इनकम, तो नॉर्मल गुड्स में भी क्या हो रहे हैं, उनमें इंक्रीज हो रहे हैं ये। तो दोनों के बीच में जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही था, जब इनकम इफेक्ट पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव का मतलब इनकम जो है कि बढ़ रही होगी, तो इसका मतलब है इट मीन्स इनकम ऑफ कंज्यूमर गोज इंक्रीज, उसकी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट डिमांड ऑफ गुड्स आर ऑल्सो इंक्रीज, तो गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब अगर ऐसा हो कि इसी का अपोजिट वाइस वर्सा, मतलब जब इनकम जो है कम हो रही होगी तो जो नॉर्मल गुड्स हैं उसके लिए उसकी डिमांड भी वो क्या करेगा, कम करेगा। सैलरी एकदम से कम हो गई है तो कंजम्पशन जो है कि जिन वस्तुओं पे वो कर रहा था उन पे ना करके जो है कि उससे कम वैल्यू वाली चीज़ों पे करने लगेगा। तो शेड्यूल में आप देख रहे हो इनकम 10,000 रुपीज़ थी तो 1 यूनिट का जो है कि डिमांड कर रहा था। ठीक। उसी नॉर्मल गुड्स का, या हम इस तरीके से ले सकते हैं कि आप जो है कि मार्केट में गए और पहले जो है जब 10,000 रुपये आपकी सैलरी थी तो आप क्या करते थे, उस 10,000 में जो है कि एक जोड़ी शूज़ ही खरीद पाते थे।
आप जो है कि 20,000 अगर आपकी सैलरी हो गई है, तो आप चाहते हो कि 2 जोड़ी जो है कि जूते मैं खरीद सकता हूँ, तो मैं उसके कंजम्पशन को बढ़ा दूँ। तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, इनकम का जब आपका राइज़ हुआ है, तो वो नॉर्मल गुड्स के कंजम्पशन में भी राइज़ हुआ है। तो ये इस तरीके से जो है कि कंजम्पशन लेवल आपका इंक्रीज़ करेगा। अगर इसके डायग्राम की बात करें, तो वही एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितनी आपने डिमांड की है, और जो है कि प्राइस लाइन पे जो है कि यहाँ पे आपके इनकम को बता रहा है, प्राइस या वहाँ पे इनकम दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी कि इनकम कितनी है। जब 10,000 इनकम थी तो 1 यूनिट का जो है कि आप क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। तो वहाँ पे इस तरीके से एक पॉइंट मिल जाएगा। जब 20,000 था तो वहाँ पे 2 यूनिट का डिमांड कर रहे थे, तो वो कितना हो जाएगा, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों डॉट्स आपको मिल गए, दोनों पॉइंट उनको मिला दीजिए, तो ये आपका डिमांड जो है कि कर्व बन जाएगा, डिमांड लाइन बन जाएगी आपके लिए। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो डिमांड लाइन थी, हमने नॉर्मल गुड्स के लिए समझ लिया है, और इससे हमें ये पता लग रहा है कि दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नॉर्मल गुड्स और इनकम में जो है कि क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी कि जब मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूंगा, तो इनकम और उन नॉर्मल गुड्स के डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। इस वजह से ही वहाँ पे जो डिमांड लाइन होगी वो हमारी अपवर्ड स्लोपिंग होगी। तो इस तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग आप देख सकते हो। नेक्स्ट है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर या जो घटिया किस्म की वस्तुएं हैं, अब घटिया किस्म की वस्तुएं ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक समान होगा, वो वेरी करेगा। अब हम इनकम की बात कर रहे थे, इनकम में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। तो जब आपकी इनकम जो है कि बढ़ रही है, तो जो वस्तुएं आज आपके लिए सही हैं वो कल को जो है कि आपके लिए घटिया बन सकती हैं। इट इफ इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, इट मीन्स इनकम ऑफ कंज्यूमर गोज इंक्रीज, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर सच गुड्स गोज डिक्लाइन। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आप जो है कि जिन वस्तुओं का पहले कंजम्पशन कर रहे थे उनका कंजम्पशन घटा देंगे। जैसे मैंने बताया अभी, आपकी सैलरी, आपकी इनकम बढ़ती गई, तो आप जो है कि क्या हो रहे हो, सस्ती चीज़ें ना खरीद के महंगी चीज़ों की ओर जा रहे हो। तो महंगी चीज़ें आप खरीदने लगे हो, तो जो सस्ती चीज़ें थी वो अब आपके लिए क्या बन गई है, इन्फीरियर गुड्स बन गए हैं। और इसी का उल्टा, जब जो है कि आपकी इनकम कम हो रही होगी, तो जो महंगी चीज़ें हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो आप कहाँ मूव करोगे, अगेन घटिया चीज़ें जो पहले आपको लगती थी, कब, जब आपकी इनकम बहुत हाई थी, तो उसकी ओर क्या करोगे, आप मूव करने लग जाओगे। तो इनकम में चेंज आने से इन्फीरियर गुड्स में क्या चेंज आ रहा है, तो देख सकते हो आप शेड्यूल में। इनकम मान लो 10,000 रुपीज़ थी, तो जो डिमांड है इन्फीरियर गुड्स की वो 10 यूनिट्स है। 10,000 पे 10 यूनिट्स का डिमांड कर रहे थे आप। जब जो है कि आपकी इनकम बढ़ गई है, तो आपने जो है कि इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दी है। मतलब जो घटिया वस्तु हैं आपके लिए, आपने उसकी डिमांड कर ली है, कम कर लिया है। जैसे अगर ये कहें कि नॉर्मल, अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली से जो है कि अगर कोई क्या चाहता है कि कोई कार परचेज करना चाहता है, और उसने जो है कि 7-8 लाख रुपए की क्या की है, उसकी इनकम जो है कि राइज हुई है, और वो 7 या 8 लाख की जो है कि कार, कोई स्विफ्ट डिजायर खरीद रहा है। ठीक। तो ये हमारे लिए जो है कि हमारे लिए तो नॉर्मल गुड्स बन जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हम उसकी ओर मूव कर रहे हैं। अब यही चीज़ मुकेश अंबानी के लिए क्या बन जाएगी, इन्फीरियर गुड्स बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जो है कि जितनी उसकी इनकम है, उस इनकम के अकॉर्डिंग बीएमडब्ल्यू और जितनी भी एक्सपेंसिव कार्स हैं वो खरीद लेता है। और उनके लिए जो है कि जो स्विफ्ट डिजायर हो जाएगी वो इन्फीरियर गुड्स हो जाएगी, उसका कंजम्पशन कम कर लेंगे या ना के बराबर करेंगे। ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हो आपकी इन्फीरियर गुड्स अगर हैं, तो इनकम के चेंज होने से उनकी डिमांड में क्या चेंज आएगा, तो इनके बीच में अपोजिट रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो हमेशा जब इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, तो डिमांड लाइन जो होगी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ये हमेशा याद रखना। और जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी, एक्स एक्सिस पे वही क्वांटिटी ऑफ डिमांड, किसकी डिमांड, जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनकी डिमांड, और प्राइस या इनकम, यहाँ पे हम इनकम और प्राइस दोनों ले सकते हैं, तो इनकम हो जाएगा वाई एक्सिस पे। तो जब मेरी इनकम 10,000 है, तो मैं इन्फीरियर गुड्स को जो है कि कितना कंज्यूम कर रहा था, 10 यूनिट्स। ठीक। अब मेरी इनकम बढ़ गई है, तो मेरे लिए वो चीज़ें घटिया लगने लग गई है, तो मैं नॉर्मल गुड्स और एक्सपेंसिव गुड्स की ओर मूव कर रहा हूँ। तो 20,000 अगर मेरा जो क्या हो गया है, इनकम इंक्रीज हो गई है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा इन्फीरियर गुड्स है उसके कंजम्पशन को मैं कम कर दूंगा। तो कितना है, मैंने 10 से 5 यूनिट कर दिया है इन्फीरियर गुड्स का कंजम्पशन या उसकी डिमांड। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये मेरा डिमांड लाइन बन जाएगा। और ये डिमांड लाइन कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हुई, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम और डिमांड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। तो ये था आपका, ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया इसको। तो इसके नोट्स आप लोग क्या कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। ओके, थैंक यू।